फिर तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था, अंत में जीवन दर्शन पढ़ाया जाता था। किंतु अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ये सब चीजें छूट गई। पढ़ाई जाती है क्या बताइए? आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जैसे आपने वो मुन्ना भाई फिल्म देखी होगी, तो डॉक्टर को यहाँ के डॉक्टर होगा तो उसको इसके बारे में नहीं पता होता, यहाँ होगा तो इसके बारे में नहीं पता होता। ऐसा ही हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई भाषा जानता होगा, समाज के बारे में नहीं पता, समाज जानता है उसको मनोविज्ञान के बारे में नहीं पता, मनोविज्ञान जानता है उसको गणित के बारे में नहीं पता। ये हमारी शिक्षा प्रणाली। और इसी को दूर करने के लिए देखिए भाव आप विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं, उसके बाद में डांस अकेडमी में अलग भेजते हैं, क्रिकेट अकेडमी में अलग भेजना पड़ता है ना आपको। अगर विद्यालय में सब मिल रहा होता तो वहाँ क्यों भेजना पड़ता? फिर विद्यालय में आपको मिल क्या रहा है? अगर आप सोचे कि वहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपके बच्चों को अनुशासन का उपाय मिल रहा है, तो फिर बच्चों को कोचिंग करनी पड़ती है। बिना कोचिंग के कितने बच्चे नौकरी पाते हैं बताइए? इतने सारे जगह जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जितने विद्यालय थे उससे 6 गुना कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ तक कि आपको IAS IPS बनने के लिए भी कोचिंग करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? यदि विद्यालय की शिक्षा पर्याप्त हो तो इस विद्यालय की शिक्षा में बहुत कुछ छूट गया है, बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं दे पा रहे। हमारी परंपराओं के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। दिवाली इस दिन क्यों मनाई जाती है पता नहीं, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, विजयादशमी के बारे में, राम जी की कथा जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते लोग। दीपावली के साथ में 7 त्योहार जुड़े होते हैं। विद्यालय शिक्षा पढ़ करके आपके बच्चे जानते हैं क्या? उन 7 त्योहारों के नाम भी नहीं जानते। और सारी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मनुष्य बनाना। अगर आप किसी को इंजीनियर बनाए और इंजीनियर मनुष्य ना हो, ओसामा बिन लादेन बन जाओ, वो जो जवाहरी था वो भी इंजीनियर था। आप चाहते हैं अपने बच्चों को जवाहरी बनाना क्या? पहले मनुष्य बनेगा फिर इंजीनियर बनेगा तो ठीक है, मनुष्य बनेगा फिर अध्यापक बनेगा तो ठीक है, मनुष्य बनेगा फिर प्रधानमंत्री बनेगा तो ठीक है। अगर वही राक्षस प्रधानमंत्री हो लेकिन राक्षस हो गया, राक्षस हो गई, बहुत अच्छा गुणवान व्यक्ति हो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, लेकिन उसमें दानव जो गुण है, तो हमारे समाज के लिए कल्याणकारी होगा क्या? मनुष्य बनने की शिक्षा इन विद्यालयों में दी जाती है क्या? शिक्षा व्यवस्था में सिखाया जाता है? वहां नहीं सिखाया जाता तो कहाँ सिखाया जाएगा? इसीलिए आवश्यकता है संस्कार शालाओं की। हर मोहल्ले में, हर गांव में संस्कार शालाएं खुले। जो सुविज्ञ व्यक्ति अभी तक हैं, जैसे यहाँ अमरिंदर शर्मा जी, जब से यहाँ सोसाइटी में आए तब से बाल संस्कार शालाएं चला रही हैं। इससे पहले दिल्ली में चलाया करते थे, युवकों के लिए शास्त्र ज्ञान की कक्षाएं चलाया करते थे, अभी भी चला रहे हैं। दिल्ली तक से वहां से लोग आते हैं शास्त्र ज्ञान के बारे में जानकारी लेने के लिए आपसे। और ये बड़े दुख का विषय, खेत का विषय कि यहाँ के लोग नहीं उपस्थित होते। अगर 100 में से 50 बच्चे संस्कार शाला यहाँ सीखने के लिए इकट्ठे हो और ज्यादा कुछ नहीं करना उनको, भाई सप्ताह में 1 घंटा तो देना है उनको। बाकी आप सामान्य शिक्षा पढ़ते रहिए, आप जो पढ़ रहे हैं। यदि आप 1 घंटा देंगे तो 1 घंटा में वो जो परंपरा जो हमारी सुदीर्घ काल से चली आ रही है, राम जी के समय से, कृष्ण जी के समय से, वो जो विषय जो छूट जाते हैं, जैसे विज्ञान के विषय में आपने बताया, गणित के विषय में आपने बताया, उन विषयों का ज्ञान आपके बच्चों को इन बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और राजेश मिश्र जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो बाल संस्कार शालाओं की आवश्यकता और आजकल की जो विद्यालय बच्चों के साथ कर रहे हैं और जो पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ विचार प्रस्तुत करें। माननीय अतिथि महोदय और श्री रविशंकर जी, श्री विजय शर्मा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री अमरिंदर शर्मा जी, जो सपत्नी के इस कार्यक्रम के संयोजन में पिछले महीने भर से लगे हुए हैं। महीने भर पहले ही उन्होंने इस कार्यक्रम की सूचना दे दी थी। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम है। बाल संस्कार शाला के जो बच्चे उपस्थित हैं उनको शुभाशीष वचन।
बाल संस्कार शालाएं ये एक ऐसा विषय है जिस पर आज सर्वाधिक चिंतन करने की आवश्यकता है। और सर्वाधिक चिंतन करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? शिक्षा प्राप्त करने का हमारा स्रोत क्या है? हम अपने वातावरण से कुछ प्राप्त करते हैं, अपने परिवार से प्राप्त करते हैं, मुख्य रूप से विद्यालय से प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्राप्ति के दो स्रोत हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा हम विद्यालयों में प्राप्त करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा हम परिवार में प्राप्त करते हैं, जो संचार के माध्यम है उनसे प्राप्त करते हैं, समाज से प्राप्त करते हैं, आसपास के परिवेश से प्राप्त करते हैं। किंतु आज की जो शिक्षा प्रणाली है उनमें समाज और विद्यालयों को जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं है। हम कितनी शिक्षा यहाँ से प्राप्त करें, कितनी वहां से प्राप्त करेंगे, और क्या यहाँ से प्राप्त करेंगे, क्या वहां से प्राप्त करेंगे, इन दोनों के संयोजन का कोई भी माध्यम नहीं है। इन दोनों को जोड़ने वाली कोई कड़ी है ही नहीं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि लोग केवल औपचारिक शिक्षा को शिक्षा समझ लेते हैं। माता पिता सोचते हैं कि हमने बच्चों को विद्यालय भेज दिया, कुछ दिन हमने विद्यालय में पढ़ाया हुआ है। अब विद्यालय के शिक्षकों की समस्या ये है कि बच्चा हमारे पास केवल 6 घंटे के लिए आता है, 6-7 घंटे के लिए। उसमें से भी आधा समय तो गतिविधियों में निकल जाता है, एक्टिविटीज में। अब उतनी देर में कितना पढ़ाएं? तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना सही भी है। जब आप अपने घर में 18 घंटे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते तो वो 6 घंटे में क्या पढ़ा देंगे? उचित तो नहीं है। आपका भी कहना सही है, क्योंकि विद्यालय शिक्षा का स्रोत विद्यालय है। घर में तो विद्यालय नहीं खोल सकते। शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजते हैं, और विद्यालय वाले कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी ले नहीं सकते। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? घर में क्या समय होता है सभी माता पिताओं के पास इतना कि जितना विद्यालय में बच्चे की शिक्षा पर समय दिया जाता है उतना आप घर में दे सके? कुछ माता पिताओं के पास रहता है, अभिभावकों के पास में, अधिकांश के पास नहीं रहता है। तो ये तो समय की समस्या है। दूसरी समस्या है पाठ्य की, जो पढ़ाया जाता है विद्यालय में, तो वही उपयुक्त है। अभी जैसे रविशंकर जी ने बताया विज्ञान के विषय में कि जितना विज्ञान विद्यालय में पढ़ाया जाता है वो पर्याप्त नहीं होता। वास्तव में विज्ञान होता ही नहीं है, वो साइंस होता है, विज्ञान से बहुत कम। साइंस आप ऐसे समझिए, विज्ञान अगर इतना है तो साइंस उसमें छोटा सा बना है। यही बात इतिहास और हिस्ट्री के बारे में भी है। इतिहास का क्षेत्र अगर इतना व्यापक है तो उसमें से हिस्ट्री बहुत छोटा सा विषय। इतिहास में मनुष्य की जीवनचर्या का इतिहास भी आता है। किस प्रकार से लोग रहे, किस प्रकार से परंपराएं बढ़ी, किस प्रकार से फली फूली। केवल राजनीतिक क्रम मात्र ही इतिहास नहीं होता। इतिहास ऐसा था, निश्चित रूप से था। इतिहास को दीपक कहा गया है। इतिहास के दीपक से हम लोग जीवन का मार्ग देखते हैं, भविष्य का की दिशा निर्धारित करते हैं। किंतु हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री में केवल कुछ गिनी चुनी चीजें ही पढ़ाई जाती हैं, और जितना पढ़ाया भी जाता है, आप देखिए विज्ञान की अपूर्णताओं के बारे में हम नहीं कहेंगे क्योंकि रविशंकर जी कह चुके हैं, और अभिनंदन शर्मा जी ने गणित और पंचांग के विषय में बताया। तो गणित में भी पर्याप्त रूप से नहीं पढ़ाया जाता जो पढ़ाना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय में 5 विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाते थे। पहला चिकित्सा होता था, दूसरा गणित होता था, तीसरा अभियांत्रिकी होता था, इंजीनियरिंग था। एक ही छात्र इंजीनियरिंग भी पढ़ता था और वही छात्र चिकित्सा भी पढ़ता था, वही छात्र। क्योंकि अगर आपको सर्वांग बनाना है, आप इंजीनियर बहुत बड़े बन गए
और इंजीनियर बनने के बाद में आप हमेशा बीमार ही रहते हैं, 40 वर्ष की उम्र चलते से, तो आपके इंजीनियर किस काम की बताइए? क्या आप समाज को दे पाएंगे? क्या अपने परिवार को दे पाएंगे? क्या आप खुद को दे पाएंगे? यदि आपको आरोग्य का ज्ञान नहीं है और आरोग्य में अपना आरोग्य, अगर आपको आरोग्य विधियों का ज्ञान है, आरोग्य कैसे प्राप्त करें, तो आप स्वयं आरोग्य प्राप्त करेंगे, अपने समाज को भी निरोग रखेंगे। किंतु यदि आपको ज्ञान ही नहीं है तो कैसे रखेंगे? सारी विद्याएं आपकी घर गई पानी में। आप कितने भी बड़े इतिहासज्ञ हो, कितने भी बड़े भाषा विशेषज्ञ हो, और अगर आपका स्वास्थ्य बेकार है, स्वास्थ्य नहीं है, तो क्या करेंगे इस चीजों का? तो इसके आरोग्य बहुत आवश्यक था, इसीलिए चिकित्सा जो था वो पहला अंग था। और उससे पहले व्याकरण पढ़ाई जाती थी। व्याकरण इसलिए पढ़ाई जाती थी कि आज हम क्या है, जितना भी पढ़ते हैं सब अनुवाद के माध्यम से पढ़ते हैं। हम जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जाता है, और इंग्लिश अंग्रेजी में है वो अंग्रेजी का नहीं है। चिकित्सा विज्ञान सारा का सारा मूल लैटिन से लिया गया है, अंग्रेजी में लैटिन का अनुवाद है। जो साहित्य है वो ग्रीक का अनुवाद है। तो आप तो अनुवाद का अनुवाद पढ़ रहे हैं, दोनों 3-3 बार अनुवाद पढ़ रहे हैं। यहां तक कि बाइबल जो है वो खुद अनुवाद है, मूल रूप से आर्मिक भाषा में लिखी गई है। तो अनुवाद के द्वारा जब पढ़ते हैं तो देखिए कितना कठिन हो जाता है। आप किसी शब्द का सही अर्थ जान ही नहीं सकते। दशहरा, जैसे आज दशहरा है, तो दशहरा को दशहरा क्यों कहते हैं? विजयदशमी से आप अगर कहेंगे अपभ्रंश बनाइए, कैसे बनाएंगे अपभ्रंश? कौन सा अक्षर गायब करेंगे आप, और किस नियम से गायब करेंगे? दशहरा शुद्ध संस्कृत का शब्द, दशहरा जी थे दशहरा, जो दश का हरण करता है। और ये 10 कौन सी चीजें हैं? आज सुबह वार्तालाप हो रहा था किसी सज्जन से, तो देखिए धर्म के 10 लक्षण होते हैं। 10वां धर्म लक्षण आप लोगों ने सुना हुआ है, अधर्म के भी 10 लक्षण होते हैं। धर्म का विपरीत अधर्म है, तो इन्हीं अधर्मों को जो हरण करता है वो है दशहरा। दशहरा बहुत प्राचीन उत्सव है। इसके साथ में कहानी जुड़ी है कि राम जी के समय से मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दशहरा उससे भी पहले से मनाया जाता था। इसका प्राचीन नाम विजयदशमी है। विजयदशमी इसलिए है क्योंकि इधर जब चातुर्मास पूरे हो जाते थे तो राजाओं की जो सेनाएं हैं वो दिग्विजय के लिए प्रयाण करती थी। अर्थशास्त्र में निर्देश है साल भर में 8 महीने तक सेनाएं जो है वो गतिशील रहनी चाहिए, तब जाकर शांति स्थापित होगी। तो देखिए ये एक व्याकरण से पता लग गया हमें। अगर व्याकरण नहीं पता है तो हम दशहरे का अनुवाद कैसे करेंगे बताइए? तो इसलिए पहले व्याकरण पढ़ाई जाती थी, फिर तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था, अंत में जीवन दर्शन पढ़ाया जाता था। किंतु अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ये सब चीजें छूट गई, पढ़ाई जाती है क्या बताइए? आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जैसे आपने वो मुन्ना भाई फिल्म देखी होगी, तो डॉक्टर को यहाँ के डॉक्टर होगा तो उसको इसके बारे में नहीं पता होता, यहाँ होगा तो इसके बारे में नहीं पता होता। ऐसा ही हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई भाषा जानता होगा, समाज के बारे में नहीं पता, समाज जानता है उसको मनोविज्ञान के बारे में नहीं पता, मनोविज्ञान जानता है उसको गणित के बारे में नहीं पता। ये हमारी शिक्षा प्रणाली है। और इसी को दूर करने के लिए देखिए भाव आप विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं, उसके बाद जो डांस अकेडमी में अलग भेजते हैं, क्रिकेट अकेडमी में अलग भेजते हैं, भेजना पड़ता है ना आपको। अगर विद्यालय में सब मिल रहा होता तो हम क्यों भेजना पड़ता? फिर विद्यालय में आपको मिल क्या रहा है? अगर आप सोचे कि हाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपके बच्चों को अनुशासन का उपाय मिल रहा है, तो फिर बच्चों को कोचिंग करनी पड़ती है। बिना कोचिंग के कितने बच्चे नौकरी पाते हैं बताइए? इतने सारे जगह जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जितने विद्यालय थे उससे 6 गुना कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ तक कि
आपको IAS IPS बनने के लिए भी कोचिंग करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? यदि विद्यालय की शिक्षा पर्याप्त है तो इस विद्यालय की शिक्षा में बहुत कुछ छूट गया है, बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं दे पा रहे। इसमें इतिहास छूट गई है, इसमें संस्कृत छूट गई है। अच्छा, संस्कृत क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी एक विषय है, क्योंकि हमारे पास जो पिछले, अगर हम पाश्चात्यों के अनुसार माने तब भी पिछले जो 5000 वर्षों का ज्ञान विज्ञान है वो किस भाषा में है? तो संस्कृत में। भाई 5000 वर्षों में हमारे पूर्वों ने कुछ ज्ञान विज्ञान सोचा था, नहीं सोचा था, या बस खाली पैदा हुए और परलोक सिधार गए? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। इस 5000 साल में राम जी भी हुए, कृष्ण जी भी हुए, इन्हीं 5000 वर्षों में विश्वगुरु कहलाता था, आज तो नहीं कहला रहा। तो जब विश्वगुरु कहलाता था तो उसने कुछ तो ज्ञान प्राप्त किया होगा ना, कुछ ज्ञान विज्ञान की धारा बहती होगी। तो वह ज्ञान विज्ञान की धारा किस भाषा में बहती है? किस भाषा में ज्ञान विज्ञान रखा हुआ है? संस्कृत में रखा हुआ है। संस्कृत हम जानते ही नहीं। हमारे बच्चे जो है वो कभी गए भी छठी आठवीं में। वैसे आप चाहे तो संस्कृत आप शुरुआत से मत, एक भी साल ना पढ़े। हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली में आपके पास नहीं है, आप छठी मत ले, आपका विकल्प है, दूसरे विषय ले लीजिए। और जो पढ़ते भी हो नाम मात्र के पढ़ते। तो बिना संस्कृत के आप सारे ज्ञान जो 5000 वर्षों की हमारी धरोहर थी, जो हमारे पूर्वजों ने कमा करके लॉकर में रखा हुआ है, हम उस लॉकर की चाबी ही भूल गए। वो लॉकर की चाबी है संस्कृत। फिर एक माहेश्वरी जी हैं, तो उनका कहना था कि संस्कृत और इतिहास तो ऐसे विषय जो पढ़ाए नहीं जाने चाहिए। माहेश्वरी जी को हमने लिखा, हमने कहा कि भाषा विज्ञान आप कैसे पढ़ाएंगे बिना संस्कृत के? भाषा विज्ञान का प्रारंभ संस्कृत से हुआ। जब 17वीं शताब्दी में अंग्रेज यहाँ आए और उन्होंने संस्कृत भाषा पढ़ी और उनको ऐसा लगा कि संस्कृत और ग्रीक तो बड़ी समान है, तो प्रारंभिक विद्वानों ने ये कहा कि जो ग्रीक है वो संस्कृत की पुत्री है। अब बड़ी खलबली मच गई। एक गुलाम देश की भाषा जो उसे अगर माता कहा जाएगा तो समस्या हो जाएगी। तब जबरदस्ती विद्वानों का एक समूह तैयार किया गया जिसमें मैक्स मुलर साहब थे। मैक्स मुलर साहब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पेड प्रोफेसर थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विशेष खर्चे पर उन्होंने इंडोलॉजी का अध्ययन किया। उनको लगाया ही इसलिए गया था कि आप किसी भी तरीके से संस्कृत को नीचा करके दिखाएं, नहीं तो अगर ऐसे ही विद्वान पढ़ते रहे तो ये एक विद्वान ने बोला, उसका रात, फिर उसका ब्लूमफील्ड, उसके बाद जोन्स, विलियम जोन्स, विद्वान की लहर उठने लग गई। भाई संस्कृत इतनी महान भाषा है, अंग्रेज इंग्लैंड से लोग भाग भाग करके सीखने के लिए आने लग गए। तो अब ये चीजें छूट जाती है। इसके महत्व के बारे में बताना हमारा उद्देश्य नहीं है, महत्व यह बड़ा विषय है, क्योंकि ये चीजें हमारी विद्यालय शिक्षा में छूट जा रही है। आरोग्य शिक्षा नहीं है, जीरो है। हमारे बच्चे किस तरीके से अपने को स्वस्थ रखे, आरोग्य के माध्यम खड़ुधर्म साधन। सबसे पहली आवश्यकता होती है बच्ची की, बड़ों की, सभी आरोग्य की, और आरोग्य जो है वो शिक्षा व्यवस्था से गायब है। योग शामिल किया था, योग पूरा आरोग्य नहीं है। जब तक आप खान पान को शामिल नहीं करेंगे, आहार विज्ञान को शामिल नहीं करेंगे, तब तक आप योग कैसे करेंगे? मिताहार विना यस्तु योगारंभम तु कार्ये नाना रोगा भवेत् तस्य कश्चित् योगो न सिद्ध्यति। जब तक आप मिताहार नहीं जानेंगे, मिताहार की परिभाषा नहीं जानेंगे, तो वहां योग क्या करेगा? योग केवल रोग करेगा। तो आरोग्य शिक्षण बिल्कुल गायब है। हमारी परंपराओं के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। दिवाली इस दिन क्यों मनाई जाती है पता नहीं, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। विजयादशमी के बारे में, राम जी की कथा जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते लोग। दीपावली के साथ में 7 त्योहार जुड़े होते हैं। विद्यालय शिक्षा पढ़ करके आपके बच्चे जानते हैं क्या? उन 7 त्योहारों के नाम भी नहीं जानते। और सारी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मनुष्य बनाना। अगर आप किसी को इंजीनियर बनाए और इंजीनियर मनुष्य ना हो, ओसामा बिन लादेन बन जाओ, वो जो जवाहरी था वो भी इंजीनियर था। आप चाहते हैं अपने बच्चों को जवाहरी बनाना क्या? या अपने पड़ोसी बच्चों को चाहते हैं जवाहरी बनाना? पहले मनुष्य बनेगा फिर इंजीनियर बनेगा तो ठीक है, मनुष्य बनेगा फिर अध्यापक बनेगा तो ठीक है,
मनुष्य बनेगा फिर प्रधानमंत्री बनेगा तो ठीक है, अगर वही राक्षस प्रधानमंत्री हो लेकिन राक्षस हो गया, राक्षस हो गई, बहुत अच्छा गुणवान व्यक्ति हो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, लेकिन उसमें दानव जो गुण है तो हमारे समाज के लिए कल्याणकारी होगा। क्या मनुष्य बनने की शिक्षा इन विद्यालयों में दी जाती है? आप बताइए। पहले नैतिक शिक्षा की छोटी सी किताब लगती थी, अब तो हटा दी गई, कहीं कहीं वैल्यू एजुकेशन जोड़ा गया है, लेकिन वो वैल्यू एजुकेशन नाम मात्र का अंक उसके लगते नहीं है, पढ़ता कोई है नहीं। और जो चरित्र की शिक्षा होती है वो चरित्र के माध्यम से सिखाई जाती है। यदि आप झुक करके प्रणाम करेंगे तो सामने वाला प्रणाम करेगा, सीखिएगा। आपने सीखे सिखा दिया, आपने हाँ जी प्रणाम करो तो करेगा प्रणाम। महाभारत में लिखा है सत्यम वद धर्मम चर, धर्म आचरण का विषय है, कहने का विषय नहीं है। जब तक आप आचरण नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को आचरण सिखा भी नहीं सकते। क्या शिक्षा व्यवस्था में सिखाया जाता है? वहां नहीं सिखाया जाता तो कहां सिखाया जाएगा? इसीलिए आवश्यकता है संस्कार शालाओं की। हर मोहल्ले में, हर गांव में संस्कार शालाएं खुले। जो सुविज्ञ व्यक्ति अभी तक हैं, जैसे यहाँ अमरिंदर शर्मा जी, जब से यहाँ सोसाइटी में आए तब से बाल संस्कार शालाएं चला रही हैं। इससे पहले दिल्ली में चलाया करते थे, युवकों के लिए शास्त्र ज्ञान की कक्षाएं चलाया करते थे, अभी भी चला रहे हैं। दिल्ली तक से वहां से लोग आते हैं शास्त्र ज्ञान के बारे में जानकारी लेने के लिए आपसे। और ये बड़े दुख का विषय, खेत का विषय कि यहाँ के लोग नहीं उपस्थित होंगे। यहाँ जैसे मैं सोच रहा हूँ कायदेशुदा सोसाइटी में लगभग 400-500 बच्चे तो होंगे ही, नहीं है? अच्छा 300 करीब है, 200-150 बच्चे होंगे, है ना? 100 तो होंगे ही, 100 तो होंगे ही। अगर 100 में से 50 बच्चे संस्कार शाला यहाँ सीखने के लिए इकट्ठे हो और ज्यादा कुछ नहीं करना उनको, भाई सप्ताह में 1 घंटा तो देना है उनको, बाकी आप सामान्य शिक्षा पढ़ते रहिए। आप जो पढ़ रहे हैं, यदि आप 1 घंटा देंगे तो 1 घंटा में वो जो परंपरा जो हमारी सुदीर्घ काल से चली आ रही है, राम जी के समय से, कृष्ण जी के समय से, वो जो विषय जो छूट जाते हैं, जैसे विज्ञान के विषय में आपने बताया, गणित के विषय में आपने बताया, उन विषयों का ज्ञान आपके बच्चों को इन बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। जो आरोग्य शिक्षण है उसका ज्ञान आपको इन बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और ये बाल संस्कार शाला एक व्यक्ति का कार्य नहीं, आपने भी तो अपने लोगों से सीखा हुआ है। हमारे जितने वृद्ध लोग हैं, ओल्ड इज गोल्ड, आप तो धरोहर है, खजाना है समाज के लिए। आप भी 10 मिनट आकर के उनको सिखा सकते हैं। नियमित रूप से अभिनंदन जी सिखा रहे हैं, और सप्ताह में कभी इस सप्ताह नहीं आप अगले सप्ताह आ गए, अगले सप्ताह आप आ गए, प्रमोद जी आ गए, अगले सप्ताह आप शुक्ला जी आ गए, अगले सप्ताह त्यागी जी आ गए। तो आपने जो जीवन में अनुभव प्राप्त किया है वो अनुभव बच्चों को दे सकते हैं। तो यह उद्देश्य बाल संस्कार शाला होगा। अब आप बताइए, यदि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव हम अपने बच्चों में ट्रांसफर न कर पाए, हस्तांतरित न कर पाए, तो कितना नुकसान होगा। यदि हमारे माता पिता ने यहाँ तक ज्ञान हस्तांतरित नहीं किया होता तो क्या हम लोग यहाँ पर बैठे होते? हमारे पूर्वजों ने विज्ञान हमें दिया है, उसको हमने आगे बढ़ाया है। हमारा दायित्व है कि हमें ज्ञान मिला है उसको हम और आगे बढ़ाएं। और इसी कार्य के लिए बाल संस्कार शालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, आसपास के लोगों को बाल संस्कार शालाओं में आने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी आए, उनकी गतिविधियों में भाग लें। उनमें क्या सिखाया जाए, क्या सिखाया जा रहा है, इसका निरीक्षण कीजिए और आपके पास जो ज्ञान रखा हुआ है उससे आगे बढ़ाइए, हस्तांतरित कीजिए। यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। बाल संस्कार शालाओं के विषय में और बाकी बातें हम लोग फेसबुक पर लिखते रहते हैं, सेमिनार वगैरह होते हैं, उनमें बोलते रहते हैं। अभी के लिए पर्याप्त है। अब आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि अपने बच्चों में एक बार अगले रविवार को बाल संस्कार शाला में अवश्य भेजिए, ताकि जब शर्मा जी अगली बार फोटो डालेंगे
तो उसमें कम से कम 30-35 बच्चे दिखने चाहिए। और फिर देखिए उनको क्या सीखने के लिए मिलता है। जो घर जाते हैं उसे पूछिए क्या उनको अधिक मिला है। अधिक न मिले फिर आप दोबारा मत भेजिए। निस्वार्थ ऐसे सज्जन जो निस्वार्थ भाव से इस कार्य को कर रहे हैं, उनका सहयोग करना हमारा कर्तव्य है कि हम लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके उनका सहयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद। मैं श्री राजेश मिश्र जी को, डॉक्टर राजेश मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाल संस्कार शाला के बारे में इन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं, मेरे हिसाब से सोसाइटी के सभी अभिभावकों को ये चीजें समझनी चाहिए कि हमारे जो पिताजी थे क्या हैं, उनको हो सकता है विभिन्न विषयों में इतनी जानकारी हो, लेकिन जब हम अपनी तुलना करेंगे तो हो सकता है हमारी जानकारी उन विषयों में से इतनी सी हो, क्योंकि हम उनसे उतना नहीं ले पाए, हम उनसे इतना से ही ले पाए। और जब हमारे बच्चों की बात आएगी तो वो इतना भी नहीं जानते होंगे, उसे इतना सा जानते होंगे हमारे संस्कार के बारे में, हमारी कल्चर के बारे में, हमारे मूल्यों के बारे में उनकी जानकारी बहुत लिमिटेड होगी। और जब वो अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे तो सिर्फ इतना सा ट्रांसफर होगा। और धीरे धीरे करके क्या होगा, धीरे धीरे करके जिस संस्कृति का हम दम भरते हैं, जिस भारतीयता का हम दम भरते हैं, वो हम अगली पीढ़ी को नहीं पहुंचा पाएंगे और वो धीरे धीरे अपनी ही मौत मर जाएगी। ठीक वैसे जैसे आज से पहले लोग वेद पढ़ा करते थे, फिर वेद छोड़ करके पुराणों पर आ गए, फिर पुराण छोड़ के रामचरितमानस पे आ गए, फिर रामचरितमानस छोड़ के हनुमान चालीसा पे आ गए, और अब हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ी जाती बच्चों से, ये हाल हो गया। तो धीरे धीरे हम करके आ रहे हैं, हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी को देने में अक्षम और असफल साबित हो रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक चीज है। यदि हमें अपने आप पर गर्व करना है, अपने समाज को रहने लायक बनाना है, तो हमें सबसे पहले अपने समाज को बचाना होगा। और समाजों को बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीजारोपण। बच्चों में वो बीज डालिए जिसकी उनको आवश्यकता है। अगर बच्चों में वो बीजारोपण नहीं हुआ, आप तय मानिए आपके बच्चे जब बड़े होकर के पेड़ बनेंगे, उन पेड़ों पर फल नहीं आएंगे, उन पेड़ों पर फूल नहीं आएंगे खुशबू वाले, उनसे सिर्फ दान दुख प्राप्त होगा। पिताजी या माताजी हो सकता है किसी वृद्धाश्रम में पड़े हों और बच्चा कहीं अमेरिका में जॉब कर रहा हो, और जब फोन करे तो जवाब आए, पापा why you disturbing me, I have an important meeting. We have to understand these things. हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, और ये इस सोसाइटी के लोगों को, और इस सोसाइटी के नहीं, जितने लोग इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, उन सभी से मैं कहूंगा कि आपने अगर अपने संस्कारों को बचाने के लिए आज हिम्मत नहीं लगाई, आज ताकत नहीं लगाई, आने वाली पीढ़ियों के नुकसान के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे, कोई और जिम्मेदार नहीं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार डॉक्टर राजेश मिश्र जी के लिए 2 तालियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी अर्धांगिनी और पिंक वेव डांस अकेडमी की कर्ता धर्ता श्रीमती लक्षा शर्मा जी से